जो लोग दूसरों को बैठने के लिए बोल रहे हैं वो खामोश बैठ जाए, बैठ जाइए, आप खामोश बैठ जाइए, बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, बैठ जाइए। 10 बजे तक टाइम दिया गया है। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ नारेबाजी में इस तरह से वक्त ज़ाया हो जाए, क्योंकि जलसे को मुनक्किद करने का मकसद ये होता है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं कंडी जेल से छूट गया, छोड़ दो, चलो। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी बात को सुनिए। हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, इसको सुनिए थोड़ी देर के लिए। और आप लोग सब्र के साथ ठहरिए, थोड़ी तकलीफ होंगी, या जहाँ कहीं भी आप खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, बमुश्किल एक 40 मिनट का टाइम है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जितना हो सके आपके सामने चंद बातों को रखूँ। और बैठने के लिए मत बोलिए किसी को, जहाँ है बैठो, देर के लिए बैठिए, 40 मिनट थोड़ा बर्दाश्त करिए। दूसरी बात यह है कि जुलूस की इजाज़त नहीं है हमारे पास। गैर ज़रूरी आप जुलूस की शक्ल में लेकर आए, वक्त ख़राब है उसमें। और हुआ ये कि चंद एक हफ्ता पहले किसी एक जगह पर मजलिस का जलसा था, इसी तरह जज्बात में आकर नौजवानों ने जज्बात का मुजाहरा किया, मोटरसाइकिल का जुलूस निकाला, टक्कर हुई, बच्चे की टांग टूट गई। तो ये गैर ज़रूरी है, गलत है ये। तो आपके जज्बात हैं, हम उसकी कदर करते हैं, और यकीनन हम दुआ करेंगे कि आपके जज्बे को अल्लाह बरकरार रखे, उसमें और इजाफा करे। मगर जज्बात को जो है होश के साथ इस्तेमाल करना है। तो और किसी को मौका मत दीजिए कि हम उनको मौका दे रहे हमारे गलती का फ़ायदा उठाने के लिए। इसीलिए ज़रूरी है कि नौजवान होश के साथ जज्बात का मुजाहरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, संगारेड्डी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमद, आपको आवाज़ नहीं आना मेरे पास। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, अराकीन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अज़ीज़ान मिल्लत, जलसे हालात हाज़िरा के उन्वान से मुख्तलिफ ज़िले के हेडक्वार्टर्स पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे हुए, अल्लाह के फजल करम से तमाम के तमाम जलसे कामयाब हुए। देखिए, आपको मेरे को देखना ज़रूरी नहीं है, मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँचना ज़रूरी है। इसलिए नहीं, ये चीखा मारना भी नहीं, ठहरिए। अजीज दोस्तों, आज हमारे मुल्क में और हमारी रियासत में जो हालात हैं और जो सियासी तब्दीलियां पेश आ रही हैं, उस पर बड़े गहराई के साथ आपको और हमको सोचकर एक लाअमल तैयार करने की बेहद ज़रूरत है। अगर आप कौमी सतह पर अगर आप देखेंगे तो आप और हम जानते हैं कि बिहार की रियासत में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और 17 साल का एक लंबा साथ उनका था। उसके बाद उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा और जैसे ही उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, हमारे मुल्क के मौजूदा वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐलान किया कि नीतीश कुमार सेकुलर हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे मुल्क में सेकुलरिज्म के ऊपर एक बहस हो, और जो हमेशा हिंदुस्तान की अक़लियतों के जज्बात से मजाक किया जाता है और हमारे सामने ये पेश किया जाता है कि ये सेकुलर है, आप इनका साथ दो, ये सेकुलर नहीं है, इनका साथ मत दो। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आज हमको तय करना है कि सेकुलरिज्म के माने क्या है, कौन सेकुलर है और कौन सेकुलर नहीं है।
17 साल नीतीश कुमार बीजेपी का साथ दिए और ख़ास तौर से जब गुजरात का फसाद हुआ, और ऐसा फसाद जो हिंदुस्तान की आज़ाद तारीख में इतना बड़ा फसाद नहीं हुआ। यही नीतीश कुमार मरकज़ में वज़ीर रेलवे थे और बहैसियत रेलवे मिनिस्टर के गोधरा की ट्रेन जली। उसके बाद गुजरात की सरजमीन को इंसानों के खून से लाल कर दिया गया और उन इंसानों का कत्ल हुआ जिनका दीन, जिनका मजहब इस्लाम था। और उस वक्त नीतीश कुमार कोई आवाज़ नहीं उठाए, नीतीश कुमार कोई अपनी जबान को जुम्बिश नहीं दिए, ना नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर तनकीद की, बल्कि खामोश बैठे रहे। और फिर गुजरात का फसाद गुजर गया, उसके बाद कत्ल गारत गिरी हुई, इशरत जहां का कत्ल हुआ एनकाउंटर में, कई लोगों को मारा गया, वो वजीर थे खामोश बैठे रहे। 2004 के इंतखाबात में एनडीए का साथ दिया, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की नजर में वो फिरका परस्त थे। 2009 के इंतखाबात हुए पार्लिमानी, उस वक्त यही नीतीश कुमार आडवाणी को वजीर आजम बनाना चाहते थे। उस वक्त शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह की नजर में वो फिरका परस्त थे। अब जैसे ही उन्होंने साथ छोड़ा वो सेकुलर हो गए। यकीनन हम खैर मुकद्दम करते हैं उनका कि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह या कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं चलाती जो ये कहे कि हाँ हम जिसको सेकुलर होने का सर्टिफिकेट दें। क्या आप हिंदुस्तान के सेकुलर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं कि आप जिसको चाहे सर्टिफिकेट दे दें? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहां पर रियासत में कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा। क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि ये यहाँ की हुकूमत सेकुलरिज्म को मजबूत करने के इक़दाम नहीं कर रही है। यहाँ की हुकूमत, यहाँ का चीफ मिनिस्टर, यहाँ की कैबिनेट संघ परिवार को मजबूत करने के इक़दाम कर रही है। अक़लियतों के ताल्लुक से कोई प्रोग्राम नहीं, अक़लियतों के तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए जो राजशेखर रेड्डी ने हर अक़लियत, बैकवर्ड क्लास और दलित के बच्चे और बच्चियों को फीस देने का ऐलान किए थे, ये हुकूमत उस फीस में कमी कर दी। यही हुकूमत है कि हमको बैंकों से लोन नहीं मिलता, एंटी पावर्टी प्रोग्राम हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम हो, किसी भी जिले में कहीं पर भी अक़लियतों को लोन नहीं मिलता अपने कारोबार का आगाज करने के लिए। ये तमाम वजूहात की बिना पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मैं ज्यादा तफसील में गए बगैर सिर्फ मोटे मोटे अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मजलिस ने अपनी तायीद का ऐलान वापिस लिया तो फौरन हम पर इल्जाम लगा दिया गया कि फिरका परस्त पार्टी है, ये कम्युनल पार्टी है, हम इनका अच्छा हुआ या हमारा साथ छोड़ दिए। सवाल ये पैदा होता है कि आपका साथ दिए तो सेकुलर और आपका साथ छोड़े तो फिरका परस्त। यही चीजें हैं अज़ीज़ान मिल्लत कि जो हम पर इल्जाम लगाने वाले बता नहीं सकते कि सेकुलरिज्म के माने क्या है। यही मजलिस थी जिसने तेलुगु देशम से मुकाबला किया। जब तेलुगु देशम ने बीजेपी का साथ दिया तो हमने कहा कि नहीं, हम तेलुगु देशम का साथ नहीं देंगे, उनके खिलाफ काम करेंगे, उनके इख्तियार से दूर किया। अजीज और आजम का एनकाउंटर हुआ। जब गुजरात का फसाद चल रहा था तो तेलुगु देशम बीजेपी की तायीद कर रही थी और हम मुतालबा कर रहे थे कि आप अपनी तायीद को वापिस लो। तायीद को वापिस नहीं लिया तो हमने आपका साथ दिया, और जब इनका साथ दिया तो ये समझे कि ये जिंदगी भर का साथ है, वन वे ट्रैफिक समझे। हम इनसे कहे कि नहीं, उसूल की बुनियाद पर, और तुम्हारी तायीद का मकसद ये है कि सेकुलरिज्म को मजबूत किया जाए, अक़लियतों का फायदा हो, हमारे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, जो तुम हर सतह पर नाकाम साबित हुए। और आज आप देखते हैं कि अजीब बात है कि कांग्रेस जिसको सेकुलर बोले सेकुलर हो गई, और जो फिरका परस्त जिसको ऐलान कर दिया फिरका परस्त हो गए। इस पर बहस होने की जरूरत है। और अफसोस तो मुझे यह होता है कि हमारे मुल्क में, उत्तराखंड में इतना बड़ा तबाही और बर्बादी हुई। आज अखबारात में लिखा है कि 10,000 से जायद लोग शायद उसमें मरे गए, तबाही और बर्बादी हुई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी ऐलान किया कि हाँ, हम इनकी मदद करेंगे।
हम ये नहीं देखे कि मरने वाले का मजहब क्या था, हम सिर्फ इंसानियत को सामने रखकर हमने फैसला लिया। लोग सवाल करते हैं कि आपने क्यों किया। मैं उनसे कहूंगा कि मेरा सवाल तुम्हारे से ये है कि जब आसाम में 4 लाख मुसलमानों को बेघर किया गया, हम वहां पर भी गए, वहां पर भी मदद किए। आज उत्तराखंड हमारे मुल्क का हिस्सा है, वहां मरने वाले हमारे मुल्क के शहरी हैं, ये इंसान है, तो हमारा काम यह है कि हम मदद करें। यकीनन हमने जो मदद का ऐलान किया वो बहुत बड़ी नहीं है, मगर कम से कम इस मुल्क के हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, इस मुल्क के अव्वल दर्जे के शहरी हमने ऐलान किया। मगर सवाल यह पैदा होता है कि मजलिस ने तो ऐलान किया और आप पर हमने देखा कि तेलुगु देशम की तरफ से भी वहां से लोगों को प्लेन में बिठाकर उनको हैदराबाद को लाया गया। चंद्रबाबू नायडू ने काम किया, ठीक किया, अच्छा किया, उनको इतराज नहीं है। हमको इतराज इस बात पर है चंद्रबाबू नायडू तुम्हारे कि जब गुजरात में 4 लाख मुसलमान 1.5 साल तक अहमदाबाद के रिलीफ कैंपों में रेफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे थे, जब वहां पर हमारी मां और बहनों की अस्मत रेजी की जा रही थी, जब वहां पर बेस्ट बेकरी का वाकया हुआ, नरेंद्र मोदी को कत्ल करने के नाम पर कई बच्चों का एनकाउंटर किया गया, एहसान जाफरी के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, तबाही और बर्बाद कर दिया गया, मगर तेलुगु देशम को जब मदद करना याद नहीं आया। आज कैसे तेलुगु देशम उत्तराखंड के लोगों की मदद कर रही है? क्या जब तुम्हारी इंसानियत मर चुकी थी और आज तुम्हारी इंसानियत जाग गई? बताओ क्या ये मेरा सवाल वाजिब है या नहीं? चंद्रबाबू नायडू बोलते कि हिंदू और मुसलमान मेरी 2 आंखें। चंद्रबाबू नायडू साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक आंख आपकी कमजोर हो गई, ज्यादा मोतिया उसमें आ गया, आपको सिर्फ एक ही आंख से दिख रहा है, दूसरी आंख से आपको दिखाई नहीं गुजरात की तबाही और बर्बादी। अब अच्छा किया उत्तराखंड गए। अगर आप ऐसा ही मोहब्बत के मजाहरे गुजरात में करते तो यकीन जानो अब तक आप चीफ मिनिस्टर रहते, मगर आप गुमनामी के वादियों में फिर रहे हैं। 2000 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद भी इनकी पार्टी के एमएलए कूदकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। ये हाल है। क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है सियासत में, अगर इंसान उसको खो देता है तो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। हमारा सवाल यह है कि जब आज आप मदद कर रहे, जब आपको याद नहीं आए क्या आप सिर्फ आंध्रा के लोगों की मदद करेंगे, हिंदुस्तानियों की नहीं करेंगे? क्या गुजरात का मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं था तो आपकी इंसानियत कहां मर गई थी? आज आपको मदद कर रहे हैं और ऐसी मदद कर रहे हैं कांग्रेस तेलुगु देशम वाले कि लड़ रहे एक दूसरे से, इनका गला इन्हों पकड़ रहे, उनका हाथ इन्हों पकड़ रहे, गाली दे रहे एक दूसरे को। मरने वाले मर गए, लाशों पर सियासत कर रहे हैं लोग, लोगों की तकालीफ पर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। इनको फिक्र सिर्फ शौहरत की है, इनको मदद करने का इनका कोई नीयत नहीं। आज आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी, ये कैसी हुकूमत है? इनके पास इख्तिदार, अगर यहां का चीफ मिनिस्टर अगर 3 प्लेन 4 प्लेन भिजा देता देहरादून को तो हमारे पूरे आंध्र प्रदेश के लोग जल्दी वापस आ जाते। मगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सोच रहे थे, सोचते ही रहते खाली, बेचारे करते कुछ भी नहीं। जब काम करने का है चीफ मिनिस्टर साहब जागो, आपके अतराफ में जो लोग आए इनको बदलो। ये पुलिस वाले आपको डुबा के रहेंगे और अगर आप पुलिस वालों के जरिए, अगर आप पुलिस के जरिए जमहूरियत में हुकूमत करना चाहेंगे तो आप नाकाम साबित होंगे, क्योंकि जब इलेक्शन होता पोलिंग बूथ को जाने वाले यही लोग होते हैं, ये जाकर वोट डालते। अगर आप ये समझते कि नहीं मैं वर्दी वाले की ताकत पे इलेक्शन जीतूंगा तो आप ख्वाब देख रहे, आप ख्वाब देख रहे, आपके ख्वाब इंशाअल्लाह ताला चिकनाचूर हो जाएंगे। अगर आप ये समझ रहे कि नहीं ऐसा करने से जेल में गवार को डालने से कुछ फायदा होगा, क्या फायदा हुआ आपको बताइए? 8 साल पुराना मेरा मुकदमा, क्या फायदा हुआ आपको? मैं तो कोर्ट को आया था, हमारे निजाम साहब वकील हमारे आओ बोले आया ले जाके आप बिठा दिए मेरे को,
मेरे को अब तक समझ में नहीं आया, बल्कि हंसी आती है जब मैं सोचता हूं, जब संगारेड्डी कोर्ट से बिठाकर पुलिस की गाड़ी में आकर बैठा और जब मुझे लेकर जा रहे थे तो बेचारे हमारे डीएसपी उस वक्त के भी है या नहीं मालूम, मेरे को है या नहीं मालूम, बेचारे नहीं इतना खुश हो रहे थे कि फोन मिला रहे, फोन नहीं मिल रहा था उनके हाथ से खुशी के आलम में। मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने बोला अगर नहीं मिल रहा तो मेरा फोन ले लो, मैं आपका फोन नहीं मिलाना। तो ठीक है, मिला के आप किसको बोले नहीं मालूम कि हम अरेस्ट कर लिए, जेल को लेके जा रहे, सर आपको न्यूज दे रहा हूं मैं। अरे मैं बोला ये क्या बचपना है, गिरफ्तार करके लेके जा रहे तो न्यूज दे रहे। अरे बाबू हम जेल को जाने तैयार, जेल को जाने आप बात कर रहे, हम जान देने को तैयार, हम अपने सर को खटाने को तैयार हैं। हमारा काम जिंदगी का यह है कि लड़ना, जुदोजहद करना, हम वो करते आ रहे, वो वही हमारा नस्बुल है। मगर हमारे को आप 8 साल पुराने मुकदमे में लेकर गए और इतनी अच्छी जेल है, कंडी हो, ठंडी हवा आती थी बेचारे। अच्छा फिर हम पर फिरका परस्ती का इल्जाम, अकबरुद्दीन ओवैसी के पर फिरका परस्ती का इल्जाम। सवाल ये पैदा होता है कि फिरका परस्ती के माने क्या है? आपके साथ थे तो हम फिरका परस्त नहीं है, आपके साथ नहीं है तो कम्युनल हो गए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, मजलिस हरगिज किसी मजहब के खिलाफ नहीं। मजलिस की लड़ाई हिंदुत्व के खिलाफ है, मजलिस की लड़ाई हर उस शख्स के साथ है जो आरएसएस की सोच अपने दिलो दिमाग में रखता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो। अगर उसकी सोच आरएसएस और संघ परिवार के असूल पर है तो हम मुकाबला करेंगे, हम हराएंगे इंशाअल्लाह ताला जमहूरी अंदाज में उसको, मगर आप उनको रोक नहीं सकते। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं, आप बीजेपी का, संघ परिवार का साथ देंगे, हम बराबर आपसे मुकाबला करेंगे, इंशाअल्लाह हराएंगे आपको, मगर नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कम्युनल। मुझे जिस केस में गिरफ्तार किया गया, कौन कराए बेल, कौन वकील थे? हमारे निजाम साहब भी थे, सीनियर वकील रघुनंदन राव थे। एक पैसा नहीं लिया आदमी, शरीफ आदमी खड़े के बोला नहीं साहब मैं आपका केस सुनूंगा। मैं बुलाया भी नहीं उनको, जेल को आके बोले कि असद साहब मैं आपका केस सुनना चाहता हूं। मैं ताज्जुब कर रहा था, मैं इसको जानता तक नहीं आदमी को। इत्तेफाक से हमारा वकील साहब मिल रहे थे, नहीं साहब इन्हें सीनियर वकील हैं, बड़े हैं। बोला बिस्मिल्लाह करिए, अच्छा है, बेल हुई। अरे हम के किसी के खिलाफ है? उत्तराखंड में जो लोग तकलीफ में है, हमारा क्या है? हमको सिर्फ ये चाहते कि हमारे हिंदुस्तानी इंसान है, इनकी मदद करना हमारा काम। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फिरका परस्ती का इल्जाम। अच्छा हम फिरका परस्त हैं तो आप कितने सेकुलर है मुझे बताओ। मैं ये बात जहीराबाद में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि जहीराबाद की पार्लियामेंट की सीट के इंतखाबात हुए 2009 में, यूसुफ अली इलेक्शन लड़े। यूसुफ अली तो मेरे कैंडिडेट नहीं थे ना, यूसुफ अली तो टीआरएस से खड़े थे। फिर 18,000 वोट से कैसे हार गए वो? मैं तो नहीं हराया, मेरा कैंडिडेट तो नहीं था, तो कैसे हार गए? आपने हराया ना। यहां पर कामयाब कांग्रेस का उम्मीदवार हुआ, आप कामयाब नहीं करे। ठीक है यूसुफ अली कामयाब नहीं हुए, इसी पार्लिमानी हल्के में कामारेड्डी है, शब्बीर अली को भी नाकाम कर दिए, वो भी हमारी पार्टी के नहीं थे। तो फिर कौन सा सेकुलरिज्म है भाई आपका? कौन सा सेकुलरिज्म है आपका बताइए? कितने एमएलए बने मेदक डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान मुझे बताइए, और क्यों नहीं बने इसके जिम्मेदार कौन है? कितने जेडपीटीसी के मेंबर बने, कितने एमपीटीसी के मेंबर बने, कितने सरपंच बने, कितने अराकीन बल्दिया मुंतखब होते हैं मेदक डिस्ट्रिक्ट में? जहीराबाद एक बल्दिया है, संगारेड्डी है। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि चाहे वो संगारेड्डी के असेंबली सीट हो, पठानचीरू की सीट हो, या फिर जहीराबाद की हो, या फिर जहीराबाद की पार्लियामेंट की सीट हो, या फिर मेदक की पार्लियामेंट की सीट हो, या जोगीपेट की असेंबली सीट हो,
या सिद्दीपेट की ये ऐसी सीट है कि बगैर हमारी ताईद के कोई कामयाब होने का ख्वाब भी नहीं देख सकता इंशाअल्लाह। ये हमारा अल्लाह के करम से आज ये हमारा मौक़िफ़ है। तो आज ये परेशान है ये लोग। अब ये नई बात अखबार में आई कि वे मजलिस बोल रही तो रॉयल तेलंगाना। अरे मेरे भाई, मेरे कंधे पर रख के क्यों बंदूक चलाते आप मर्द बनो ना। आप बोलो क्या करना चाहते आप। तेलुगु अखबारात में, तेलुगु मीडिया ने मजलिस का प्रपोजल, अरे मजलिस का प्रपोजल है तो मजलिस का यह भी प्रपोजल है कि हटाओ ये गवर्नमेंट को। हटाते आप। मजलिस का प्रपोजल है कि जितने जेलों में मेरे बच्चे हैं छोड़ो उसको, हम लड़ रहे हैं आप छोड़ते। मजलिस का प्रपोजल है कि हर मुसलमान गरीब को लोन मिलना चाहिए, आप देते नहीं। मजलिस का प्रपोजल है। अच्छा, बोटी खाने का टाइम आया तो आप, और जहां तकलीफ की बात है मजलिस, अरे तुम्हारे को फैसला लेना है, मुझे लेना नहीं है। मैं अपनी बात लिख के दे दिया, उस पर कायम था, आज भी हूं कल भी हूं। आपको फैसला लेना, फैसला लो ना आप। कौन रोक रहा आपको। मैं आके बोल रहा हूं, लो बोल के आपको लो फैसला। आप हमारा मौक़िफ़ हम इज़हार कर दिए, बता दिए कि हमारा मौक़िफ़ ये है। श्री कृष्णा कमेटी को जो लिख के दिया उस पर कायम है। अब फैसला आपको लेने का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, 2009 से चल रहा मसला ये। अरे 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, फैसला ही नहीं ले रहे। मजलिस बोली, मजलिस को क्यों बीच में लेके आ रहे मेरे भाई। मजलिस से हमारे को आपको क्या करना है। हम तो आपके साथ भी नहीं है ना, आपसे कोई बातचीत भी नहीं है, तो आप फैसला क्यों नहीं लेते। और अजीब कांग्रेस पार्टी है ये। आज निजाम कॉलेज में जलसा हुआ, एक लोग बोल रहे नहीं दे दो हमारे को, दूसरे बोल रहे नहीं छोड़ते आपको। अरे ये क्या आपके घर में बैठ के खाना खाने का है टेबल पे। अरे भाई, ये आंध्र प्रदेश के मुस्तकबिल का फैसला है, ये आपकी पार्टी का मसला नहीं है। ये आंध्र प्रदेश की आवाम के मुस्तकबिल का फैसला है, और जो भी फैसला लेंगे इसका बहुत दूर तक असर पड़ने वाला है। मुल्कगीर पैमाने पर इसका असर पड़ेगा, रियासती सतह पर पड़ेगा। और हो सकता है कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि अगर रियासत के टुकड़े किए जाएंगे तो फायदा बीजेपी का होगा। ये खुल के कह रहा हूं मैं बात, मुझे किसी डरना नहीं है। आप इसको रखो, 2 टुकड़े करो, हम तो जाने वाले नहीं है ना, हम तो यहां ठहरने वाले हैं, हम तो ठहर के मुकाबला करने वाले हैं। मगर एक ऐसा बात याद रखो मेरी, कि कोई ऐसा फैसला ना लो जिससे संघ परिवार को फायदा हो जाए, कोई ऐसा फैसला ना लो जिससे बीजेपी हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो लोग मजबूत होंगे तो मैं शेर का जवाब 1.25 शेर से दूंगा, पत्थर का जवाब ईंट से दूंगा। और आप हरगिज ये मत रहो कि हम खामोश बैठे रहेंगे। हम ये उन लोगों में से नहीं है कि एक कल्ले पे तमाचा मारे तो दूसरा कल्ला पेश कर रहे थे। हम उन लोगों में से, अगर कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकालेंगे उसकी। ये हमको डराने की जरूरत नहीं है, फैसला आपको लेना है, जिम्मेदारी आपकी है। मुस्तकबिल के हालात जो होंगे इसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे। हमारा काम बोलना था, बोल दिए। हमारी उर्दू में कहावत है कि अक्ल मन को इशारा काफी। अब इन्हों जो है फैसला ने लेकर मजलिस पार्टी बोली। अरे मेरे भाई, उर्दू में, हमारे हैदराबादी उर्दू में हम लोग कहावत है कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। आप नाचना नहीं चाहे तो आंगन टेढ़ा है। अरे कई को फिर ये पैदा करे मसले को। आप अंदाजा लगाइए हुकूमत का कि चीफ मिनिस्टर एक बात बोलते, आपके इसी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दूसरी बात बोलते। अरे क्या है भाई ये? क्या आवाम आपको इसलिए वोट दी, इसलिए 33 MP दिए आपको, इसलिए 160 MLA दिए कि आप अपनी आपसी लड़ाई करते रहे और लोगों को परेशान करें? आज फिर से आ गया अखबार में कि कितने सारे 500 करोड़ का बोझ आवाम पर आयद करने वाले, फ्यूल सरचार्ज लगाएंगे।
कहां से लाके देंगे? कांग्रेस वाले कभी ये तुम तो देखो कि तुम हमारी जेब को नहीं काट रहे तो हमारे घर में घुस के डाका डाल रहे। कहां से लाएंगे गरीब? 550 करोड़ का फ्यूल सरचार्ज का बोझ डाल रही है गवर्नमेंट की, कहां से लाएंगे बताइए आप? और किरण कुमार रेड्डी साहब जब से चीफ मिनिस्टर बने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि संगारेड्डी में उनका एक बच्चा है, बच्चा जाके बाप को बोलना ये है, आप बहुत होशियार है संगारेड्डी के लोग। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में 20,000 करोड़ का बोझ डाल दिए बर्फी के कीमतों में इजाफा करके। कहां से आएगा भाई पैसा? ये हमारे पुराने शहर में हमारे को फोन करके बोले नहीं फुला एरिया में इतना पैसा बाकी है, मिला हो बाकी है, क्या करेंगे? कहां से लाके देंगे? चोरी करेंगे? तुम फ्यूल सरचार्ज के नाम पे लूट रहे हमारे को। अरे 3 साल 2 साल पुराना फ्यूल सरचार्ज अब मुझे लगा रहे। अगर मैं यहां पर आपके जमजम ढाबे के ऊपर चिकन खा के चला गया, उन आदमी आके बेचारे मोल साहब बोलते साहब वो चिकन का रेट उस वक्त उतना नहीं था, वो गलती से दिया, आप पैसे दो। आप बोलेंगे अरे हजम हो गया, निकल गया, कहां के पैसे? मगर कांग्रेस वाले बोले नहीं, वो 2 साल के खर्चा भी देना हमारे को। अरे ये क्या, तुम क्या साहूकार की दुकान चला रहे हो या हुकूमत कर रहे हो? फ्यूल सरचार्ज के नाम पे गरीबों को लूटा जा रहा है। कांग्रेस वालों की इसकी फिक्र नहीं है। इनको फिक्र क्या है कि होम मिनिस्टर कौन बनेगा? मैं बनना, उन्हों बनना। अरे भाई खाजा का लंगर है, बांट नहीं सकते क्या? मैं बनूंगा होम मिनिस्टर, तुम नहीं बनना। मैं बड़ा, तुम बड़े। अरे गरीब परेशान हो, गरीब परेशान। और फिर आप देख रहे हैं कि क्या क्या स्कीमों का ऐलान करते, पहुंचते नहीं गरीबों तक। कितने कीमतों में इजाफा हो गया, बरखी में इजाफा बताया, फ्यूल सरचार्ज में इजाफा हो गया, आरटीसी के बसों में इजाफा हो गया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफा हो गया, सब चीजों में इजाफा हो गया। फिर कहां है? तरक्की क्यों नहीं हो रही? डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? फिर क्यों हमारे मोहल्लों में रोड नहीं पड़ती? पानी की लाइन क्यों नहीं है? क्यों गरीबों को घर नहीं दिए जाते? और क्यों मुसलमानों को उसमें उनका हिस्सा नहीं मिलता? जमीनात बांटते हैं, हमको हिस्सा नहीं मिलता। 15% का वादा, 2% नहीं मिलते हमारे को। ये कौन सा इंसाफ? इस पर तो बताना पड़ेगा आप लोगों को, हुकूमत को बताना पड़ेगा कि क्या पॉलिसी और प्रोग्राम है। और फिर आप देखते अजीज दोस्तों कि यही कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में आज आपको जानकर हैरत होंगी कि शराब के ऊपर कितनी पाबंदी। कोई पाबंदी नहीं, नाम के लिए प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट रख दिए। प्रोहिबिशन एक्साइज, कहां का प्रोहिबिशन? आज बिवरेजेस कॉर्पोरेशन जहां से शराब खरीदना पड़ता है इन दुकान वालों को, हर साल जो है, अब ये साल बता रहे कि 19,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। 19,000 करोड़ का टर्नओवर। कैसे कांग्रेस वाले, तुम तो अपने आप को महात्मा गांधी के जानशीन बोलते ना। पंडित नेहरू तुम्हारे लीडर है, इंदिरा गांधी तुम्हारी महबूब क़ायद है, राजीव गांधी तुम्हारे लीडर है, और तुम उनके जानशीन थे, वो हमको शराब पिला रहे। अफसोस, क्या महात्मा गांधी का पिक्चर लगाते तुम अपने डाइस के ऊपर और तुम शराब पिला रहे लोगों को? 18,000 करोड़ का टर्नओवर बिवरेजेस कॉर्पोरेशन का, 18,000 करोड़ का। एक्सरसाइज आबकारी से हुकूमत को 8-10,000 करोड़ रुपए मिल रहे। अरे बेल्ट शॉप बंद करो, बोले तो कांग्रेस की हुकूमत बोल रही नहीं, परमिट रूम खोलते। अरे क्यों खोलते आप? नहीं, वो क्या कर रहे, लोग दुकान के सामने कुत्ते का पेशाब पी रहे, तो हमें कमरा बना रहे उनके आस। यानी सब आम कर दो, सब चीज आम कर दो। आप पैसे कमाने का है ना आपको, ड्रग्स को आम कर दो, हर चीज को पैसे कमाने का है ना आपको। गारत का गड़ा है, भर रहा नहीं लोगों का।
खा रहे, दो दो हाथों से खा रहे, मुंह से खा रहे, खानदान खा रहा, इतना खा रहे कि 10-10 नस्ल कोई बस नहीं होगा, मर खाए जा रहे। अरे बेल्ट शॉप बंद करो, गरीबों पे जुल्म हो रहा, औरतों पे जुल्म हो रहा, बच्चों पे जुल्म हो रहा, औरतों को पी के मर्द मार रहा, जान न ले रहा। अरे ऐसी तरक्की की जरूरत नहीं है तो शराब से पैसे आते। ये कांग्रेस वाले अब क्या कर रहे हैं? राजीव आरोग्यश्री, सीएम रिलीफ फंड को ये शराब जितनी बिकती है उससे 550 करोड़ रुपए हर साल इसको जा रहे। यानी बोलना क्या चाह रही हुकूमत ये कि तुम शराब पी के अगर मर रहे तो हम तुम्हारे को आरोग्यश्री काट देंगे। ये क्या है बताइए आप? मजाक है गरीबों से, ये गरीबों से मजाक है। पी पी के लोग मर रहे हैं, औरतों पर जुल्म हो रहा, हर जगह पर जुल्म हो रहा, और सबसे ज्यादा परेशान दलित और बैकवर्ड क्लास के लोग। मगर हुकूमत शराब को रोकने का नाम नहीं लेती। अब बोल रहे परमिट रूम खोलेंगे, पियो जितना पीते पियो, खूब खाओ, मगर याद रखो हुकूमत तुमको अपनी गलतियों का हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत को अपनी गलतियों का हिसाब देना पड़ेगा। और तेलुगु देशम वाले जान लीजिए, जान लो कि सेकुलरिज्म के माने समझो। नायडू साहब एक और बयान दिए कि मोदी ने जिस तरह गुजरात के लोगों को लेकर गए, अरे आपको बात करें कि मोदी कहीं को याद आता? आपको एनटी रामाराव क्यों याद नहीं आते? आपकी जबान पे जहन पे मोदी है क्या? अच्छा, मोदी के ताल्लुक से अखबारात ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जो है 85 इनोवा गाड़ी को लेकर आए और 15,000 गुजरातियों को लेकर चले गए। मेरे सामने दिल्ली से एक प्रेस वाले बात किए, बोले कोई सी साहब मोदी ऐसा काम किया, 85 इनोवा गाड़ी लेकर आया, 3 प्लेन को रखा, उसमें पूरे को लेकर चला गया। मैंने अच्छा ये बताइए 85 गाड़ी है? बोले हाँ, ड्राइवर है। कितने लोगों बैठते हैं इनोवा में? ड्राइवर के साथ 6 बैठते ना। वो हमारा मुसलमान क्या है, 10 को ही भर लेता, बच्चे को यहां बिठाया, मां बिठाया, गोद में बिठाया, सर पे बिठाया। हमारा 8 है, हमारे पास 8 है, आपको नहीं आ सकता। इन्हों जो है 6 को बिठाए, कितने हो गए? 540, 550। 2 ट्रिप भी अगर कराऊंगा उन्हें, 2 ट्रिप भी मार लिया बेचारा, कितने हो गए? 1100, 1200। वो 3 प्लेन में 200 लोगों से बढ़ के नहीं बैठ सकते। मैं बोला भाई ऐसा काम आपका मोदी किया कि रजनीकांत भी नहीं कर सकता। तो बोले देखिए आप बोल दिए, देखो आगे अपनी असलियत पे मिला शक कर रहे हो आप। मिला हम जो है 22 कह रहे थे, शक करने की जरूरत ही नहीं है। आपको मोदी अच्छा दिख रहा होगा, मेरे को कभी दिखाई नहीं उन्हें। अब हमारे को ये देखिए नायडू साहब बोल दिए कैसा करा है। नहीं नायडू साहब जरा देखो, हिसाब करो, आप तो बहुत बड़े साथी रत्नी है ना, आप तो हिसाब किताब में माहिर है। 85 इनोवा में 15,000 लोगों को लेके जा सकते आप, बोलो सुपरमैन है क्या? ऐसा उठा के लेके चले गए, मगर नहीं लेकर गए उन्होंने। और फिर हमारे को ये बोल रहे याद रखो, अगर कोई नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाने का ख्वाब देख रहा है, मैं खुल के कह रहा हूं कि अगर टीआरएस भी ये सोच रही है कि हमारे को हमारा मकसद मुबारक, याद रखो मुल्क को बचाना है। तुम्हारा मकसद हो सकता है, हर सियासी जमात का एक मकसद होता है, मगर मुल्क को मजबूत करना सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज है। अगर आप ऐसे आदमी को हिंदुस्तान के अजीम वजारत उस्मा के ओहदे पर बिठाएंगे, जिसके जेरे क़यादत, जिसकी नाक के नीचे इंसानों का कत्ल हुआ, बच्चियों की अस्मत रेजी हुई। आज बीजेपी बोलती, राजनाथ सिंह बोलते बीजेपी के कि गुजरात को भूल जाओ आप, फॉरगेट एंड फॉरगिव। अच्छा राजनाथ सिंह साहब, मैं आपसे बोलता हूं, आप सिखों को जाके बोलो दिल्ली के 84 को भूल जाओ। आप बोल सकते सिखों को 84 के फसादात को भूल जाओ? क्या आप सिखों को बोल सकते राजनाथ सिंह कि सज्जन कुमार को वोट दो?
क्या आप बोल सकते राजनाथ सिंह जगदीश तलर को वोट दो? जब तुम वो नहीं बोल सकते तो हमको मत बोलो, हमको और किस मत बोलो, तो राजनाथ सिंह बोलो। अब कल नरेंद्र मोदी एक नया तमाशा किए, हमारे हैदराबाद से भी 2 मुफ्तियां गए कहते, जरा जानना पड़ेगा, मुमताज खान साहब को छोड़ूंगा उनके पीछे। तो ये कौन से है, ये कौन से उलमाए सू है कि तुमको मोदी अच्छा दिखा? मोदी अच्छा दिखा तुमको? शर्म आनी चाहिए ऐसे उलमाओं को। लानत है तुम्हारे इल्म पर, तुम्हारे सीने में तो काला रसूलुल्लाह काला अल्लाह का इल्म होना चाहिए, और तुम्हारा काम जो था कि तुम मुकाबला करते उससे, मगर चले गए बेचारे। होंगे बेचारों को दिए होंगे नजराना कुछ, आइए खुशामद करे होंगे इनको, ठीक है, इस्तकबाल होगा आपका। जब जमहूरी तौर पर इस्तकबाल होगा तो मालूम होगा। वहां पर एक साथ जाके बोल दिया, अरे भाई अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मोदी के सामने एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी को लेकर जाओ। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो इशरत जहां की मां को लेकर जाओ और बोलो कि इन लोगों से इंसाफ करो। लेकर जाओ उन बच्चियों को, उनके मां बाप को जिनकी असमत रेजी संघ परिवार के लोगों ने की, लेकर जाओ और बांटो, मगर नहीं बोल सकते। आज ये बीजेपी की तरफ से, संघ परिवार की तरफ से कोशिश की जा रही, नहीं, मोदी अच्छे हैं, कोई बोलता नहीं अडवाणी अच्छे हैं। अरे दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। अडवाणी ने बाबरी मस्जिद की शहादत में भरपूर रोल अदा किया। जिस वक्त मस्जिद शहीद हो रही थी अडवाणी खड़े हुए थे, और उनके एक लीडर थी उमा भारती, ऐसा कूद कूद के बुड्ढों के गोद में गिर रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या खुशी का दिन था। अरे वो तो हिंदुस्तान की जमहूरियत का काला दिन था। महात्मा गांधी के कत्ल से बड़ा सिया दिन था वो शहादत बाबरी मस्जिद। हम कैसे भूलेंगे? ये नीतीश कुमार बोल रहे थे अडवाणी अच्छे। अजीजान मिल्लत, आज ये साजिशें की जा रही हैं कि कैसे बीजेपी को इख्तिदार पर लाया जाए। और कांग्रेस वालों, तुम ये बात ज़हन नशीन कर लो कि तुम ये ख्वाब मत देखो, नहीं इन्हों आ रहे तो आप हमारा साथ देंगे। कई को देंगे आपका साथ? हम उसका साथ देंगे जो हमारा काम करेगा। आप देखिए कर्नाटक की मिसाल। कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत गिरी, बीजेपी की हुकूमत गिरी, बीजेपी वहां बीजेपी शिकस्त खाई, कांग्रेस को इक़्तिदार मिला। जब बीजेपी इलेक्शन हार रही है, कांग्रेस को इक़्तिदार मिल रहा, तो मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि हमारी तादाद बढ़ना था कर्नाटक के असेंबली में। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 13%, और वहां पर तादाद के एतबार से, परसेंटेज के एतबार से 28 मुसलमानों के एमएलए बनना था। कितने बने? 11 बने। ये सेकुलरिज्म है आपका कि आपको हम वोट डालना और आप इख्तिदार पे रहना। याद रखो कांग्रेस वालों, तेलुगु देशम वालों, टीआरएस वालों, ये बहुत हो गया, अब चलने वाला नहीं है। वोट हमारा, राज तुम्हारा की सियासत का इंशाअल्लाह हम खात्मा करने वाले हैं। अगर हम तुमको वोट देंगे तो तुमको हमको भी वोट देना पड़ेगा, हमको भी कामयाब करना पड़ेगा। क्योंकि पार्लिमानी जमहूरियत में अगर मुसलमानों के पास, दलितों के पास, बैकवर्ड क्लास के पास इख्तिदार नहीं है तो कुछ काम नहीं कर सकते आप। मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा को बोल रहा हूं, आप मर्द बनो, आगे बढ़ो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम आंध्र प्रदेश के मायावती बन सकते, तुमने काबिलियत है, तुमने बहुत काबिलियत है, मगर यह होना, मुकाबला करना। जब तक दलितों की आवाज नहीं बनेगी सियासी तौर पर, बैकवर्ड क्लास की आवाज नहीं बनेगी, यह जुल्म चलता रहेगा, इंसाफ नहीं हो सकता। इंसाफ उसी वक्त होगा जब एक प्लेटफॉर्म पे मुसलमान, दलित, बैकवर्ड क्लास जमा होंगे। सेकुलरिज्म की कामयाबी वो होगी, यह सेकुलरिज्म की कामयाबी नहीं। और यह कौन सा सेकुलरिज्म है? महबूब नगर में इलेक्शन हुआ, इब्राहिम इलेक्शन लड़े वहां से टीआरएस के। अच्छा, वहां टीआरएस का आपका कैंडिडेट था ना, सेंटीमेंट था। बात करें कि बोलते सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट, अच्छा सेंटीमेंट है।
सेंटीमेंट खाली आपके वास्ते हमारे वास्ते नहीं है। इब्राहिम इलेक्शन हार गए, बीजेपी जीत गई वहां से। ये कैसा हो गया भाई? ये सेंटीमेंट क्या नहीं है हमारे वास्ते? क्या तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए जाकर क्यों इब्राहिम के लिए काम नहीं किए? अब बता रहे नहीं, अब इब्राहिम को बोले टिकट नहीं मिलता तुम्हारे को, टिकट मत को दो आप, हम बताएंगे आपको किसको टिकट मिलता, कौन जीतता। और कोई ये ख्वाब देखना छोड़ दे कि बीजेपी आ रही बात करे की बोल रहे मोदी आ रहा, मोदी आ रहा। अरे क्या जिंदा तिलिस मात है उसके ने? आज तो ऐसा करते। ये बीजेपी वाले से मैं पूछना चाहता हूं, विजन डॉक्यूमेंट आप निकालने वाले ना मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी को हिंदुस्तान की तारीख नहीं मालूम बेचारे को। दिल्ली के कोई जलसे में तकरीर करते बोला कि बदरुद्दीन तैयब जी आजादी के लिए शहीद हो गए। मैं बोला बदरुद्दीन तैयब जी आजादी की जंग में शहीद हो गए? किस किस का नाम ले लिया? अरे भाई शहीद नहीं हुए, लड़े होंगे मगर शहीद नहीं हुए। इनको तारीख नहीं मालूम, बेचारे लड़ने निकल गए। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी की तरफ से विजन डॉक्यूमेंट निकालने वाले। कौन सा विजन डॉक्यूमेंट निकालोगे तुम? क्या तुम्हारी पार्टी अग्री है उस जगह पर जिस जगह पर 400 साल तक मेरी मस्जिद थी, तुम बनाने तैयार हो? क्या तुम माफी मांगने तैयार हो एहसान जाफरी के कत्ल के ताल्लुक से? क्या बंबई का फसाद किसने किया? ये सब मिलकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश। मेरे अजीज दोस्तों, हालात और वक्त का तकाजा यह कि हम मुत्तहिद रहें, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज आंध्र प्रदेश के हालात बदल गए। पहले क्या था? दो लंगड़े घोड़े थे, कांग्रेस टीडीपी थी, अब दो और हो गए। अब तक तो दो हो सकता है इलेक्शन तक और भी इजाफा कर जाए। इसीलिए ऐसे माहौल में हमारे वोट की बहुत बड़ी अहमियत है। हमारे वोट की बहुत बड़ी अहमियत है। कोई नहीं जीत सकता हमारे तारीख के बगैर। इसलिए बेहद जरूरी है कि आने वाले दिनों में जो ग्राम पंचायत के, सरपंच के, ZPTC के, बल्दिया के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें आप अपनी जमात को कामयाब करो। ये जो नौजवान जो आज मोटरसाइकिल पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद के नारे मार रहे, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने जज्बात को काबू में रखो, पोलिंग बूथ को जाओ, अपनी जमात को कामयाब करो, जमात को मजबूत करो। और बुजुर्गों की से गुजारिश है कि वो हमारी सरपरस्ती करें, बुजुर्ग हमारी सरपरस्ती करें, दुआ करें, हमको राह दिखाएं। अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमको सही करें और बताएं हमको कि नहीं ये सही काम नहीं है, सही करो। और आज मैं आपसे कहना भी चाहना चाहता कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं संगारेड्डी के अवाम का शुक्रिया अदा कर सकूं। जब कभी भी मजलिस के कायदे मुकन्नना को आदिलाबाद से पेशी के लिए लाते थे तो हजारों की तादाद में अवाम रोड पर खड़े होती थी, उनका इस्तकबाल नहीं करती थी। अवाम वहां क्यों खड़ी रहती थी? अवाम खड़े होकर इस जालिम हुकूमत को जवाब दे रही थी कि तुमने जो काम किया वो गलत है, तुमने जो काम किया वो गलत है। और तुमने जो इल्जाम लगाया मजलिस के रुकन असेंबली पर, इल्जाम झूठा। मैं शुक्रिया अदा करने के अल्फाज मेरे पास नहीं है कि कितनी मर्तबा बेचारे वो इंस्पेक्टर साहब अब कहां गए? मादापुर गए, सनत नगर गए। अब वहां लाठीचार्ज करना, नायडू है हमारा वहां पे, हमारे नायडू साहब वहां आए फिरते हुए उधर, वहां लाठीचार्ज करो। या बेचारे संगारेड्डी में तो बच्चे शरीफ है ना, वहां करें, वहां शरीर है बहुत, मगर यहां के भी बहुत शरीर हो गए, बहुत शरीर हो गए। मगर अजीज दोस्तों, शराफत भी कोई चीज है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप तमाम का कि आप लोग घंटों ठहर कर मजलिस के रुकन असेंबली का इंतजार करते थे। आपका वहां पर ठहरना यकीनन हमारे हौसलों को बुलंद करा, यकीनन हमको एक नई हिम्मत दिया, यकीनन हमको एक नया ऑक्सीजन दिया। और जब आपको देखते, आपके जज्बात को, आपकी मुस्कुराहट को, आपकी आंखों में आंसू देखते हैं, तो हमको एक नया हौसला मिलता कि नहीं अब लड़ेंगे इनसे, और लड़ेंगे, इनको जेर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इनको घर में बिठा के दम लेंगे। और हमको इनकी जरूरत नहीं है, ऐसे 56 आएंगे चले जाएंगे। जमहूरियत को मजबूत करना हमारा काम है,
और जमहूरियत मजबूत उस वक्त होगी मेरे नौजवानों जब तुम निकल के वोट डालोगे। पिछले बार अगर संगारेड्डी का पोलिंग परसेंटेज 60% था, तो मैं आपसे दबन गुजारिश कर रहा हूं कि अब के बार 100% की पोलिंग होनी चाहिए। मालूम होना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने हमारे जज्बात का मजाक उड़ाया, जिन्होंने हम पर जुल्म किया, पुलिस को सामने ठहराकर हमारे दुकानों को जलाया। ये पोलिंग के दिन हम बदला लेंगे जमहूरी अंदाज में इंशाअल्लाह ताला। हम बताएंगे उन लोगों को कि हमारे दुकानों को जलाया गया, हम पर जुल्म किया गया, बच्चों को मारना, गिरफ्तार करना, 3rd डिग्री का ट्रीटमेंट देना। याद रखो कांग्रेस वालों, ये तमाम का तमाम खमियाजा तुमको पोलिंग के दिन भुगतना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और तुमको मालूम होगा ये क्या था। हमारे कुछ आप जेल में डाले ना, अच्छा करें। अब बताएंगे आपको क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बहरहाल अजीज दोस्तों, मेरी घड़ी में अब 10 बजे हैं, इसीलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुत्तहिद रहिए। एक नई बॉडी बनाई गई है मजलिस की, इन नौजवानों का साथ दीजिए, इनको मजबूत करिए। बुजुर्गों से दुआ है कि इनकी सरपरस्ती करें और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी पार्लिमानी जमहूरियत में हिस्सा लेंगे और पुरअमन रहेंगे। हरगिज गड़बड़ नहीं होने मत दीजिए, पुरअमन रहिए, जमात का साथ दीजिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, ये जमात आपकी आवाज है और हम आपके साथ रहकर मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब बल्दिया का इलेक्शन होगा, एक ऐसा जलसा जरूर होगा, उसमें खाली अकबर ही आएंगे इंशाअल्लाह। वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारिश करता हूं कि हमारे बुजुर्ग साहब को गाड़ी तक आराम से करता है, कोई जोर जबरदस्ती मत करे और कोई गुस्ताखी मत करे। मैं अदबन वॉलंटियरों से गुजारिश करता हूं और सदरों से गुजारिश करता हूं, वार्ड के सदरों से अपने अपने वॉलंटियर्स को लेकर एकदम डिसिप्लिन का मुजाहरा करें।